डियर स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की पिछली प्रेजेंटेशन के कंटिन्यूशन में आज हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है उसको ब्रीफली देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री लास्ट प्रेजेंटेशन में स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने देखा था कि मास स्पेक्ट्रोमीटर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और आइसोटोप्स की प्रेजेंस के बारे में हमको बताता है किसी मॉलिक्यूल में। प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था इसमें देखा था हमने कि पहले सैंपल आयनाइजेशन होता है इसमें, उसके बाद उसका फ्रेगमेंटेशन होता है और फाइनली यहाँ पे डिटेक्शन हो जाता है। डिटेक्शन में सिर्फ जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे कटायन से कटायन रेडिकल्स, उनका डिटेक्शन होता है। जो पूरा प्रोसेस था एक बार हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन होगा तो मॉलिक्यूलर आयन जो था मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल बनेगा जो फर्दर फ्रेगमेंटेशन में जाएगा, जिससे कुछ डॉटर आयंस, फ्री रेडिकल्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनेंगे। डॉटर आयंस फर्दर फ्रेगमेंटेशन में जा करके फर्दर कुछ डॉटर आयंस बनाएंगे या फ्री रेडिकल्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब जो ये डॉटर आयंस बने हैं, ये यहाँ पर ये जो डॉटर आयंस फॉर्म हुए हैं ये सेपरेट होंगे और डिटेक्टर की हेल्प से इनका अबंडेंस और इनका मास अपॉन चार्ज रेशियो दिखाया जाएगा। तो अगर हम मास स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में मास अपॉन चार्ज रेशियो होता है और वाई एक्सिस में अबंडेंस होती है अलग अलग आयंस की। जो हमें पीक्स मिलती हैं उसमें जो सबसे ज्यादा अबंडेंस की पीक होती है उसे बेस पीक बोला जाता है, और बाकी जो पीक्स होती है उनकी अबंडेंस बेस पीक के रिलेटिव निकाली जाती है। और सबसे ज्यादा एम अपॉन ई की जो वैल्यू पीक होती है वो पेरेंटाइन पीक होती है और मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। ये हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में देख लिया था। तो आज हम लोग जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसके इंस्ट्रूमेंटेशन को देखने जा रहे हैं। तो एक बार हम लोग फिर से एक बार जो बेसिक फंक्शन होते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के वो देखते हैं। जो ऑर्डर है यहाँ पर ये यही है जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर सैंपल का वेपराइजेशन होता है। तो सैंपल हमारे पास जिस भी फेस में होगा हमें उसे पहले वेपर फेस में लाना पड़ेगा। उसके बाद हमको सैंपल जो होगा उसको आयनाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वेपराइजेशन जब हम करते हैं तो मॉलिक्यूल जो होगा गैस फेस में आ जाएगा। आयनाइजेशन के बाद यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेगमेंटेशन। तो जो मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे यहाँ पर डॉटर आयंस, फ्री रेडिकल्स या जो भी फ्री रेडिकल्स के अलावा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो फॉर्म थे जो भी होगा वो फ्रेगमेंटेशन में होगा। इसके बाद सेपरेशन होगा आयंस का ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम अपॉन ई। नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद डिटेक्टर की हेल्प से जो अलग अलग आयंस फॉर्म हुए हैं उनका रिलेटिव अबंडेंस और उनका मास अपॉन चार्ज रेशियो डिटेक्ट करना। और फाइनली जो डाटा सिस्टम होगा, जो कंप्यूटर सिस्टम होगा, वो हमें मास स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराएगा। तो ये सारे फंक्शंस को अब हम अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सैंपल को इंजेक्ट करा जाएगा सैंपल इनलेट सिस्टम में, और सैंपल इनलेट सिस्टम से का पर्पस क्या होगा, बेसिकली सैंपल का वेपराइजेशन कराना। उसके बाद जो यहाँ पे वेपर फेस में सैंपल मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयन सोर्स में जाएंगे। ये दूसरा कंपोनेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर का। और आयन सोर्स में जो सैंपल मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयंस में कन्वर्ट होंगे। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस आयन सोर्स में भी हो सकता है, और जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसके बाद मास एनालाइजर, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे भी हो सकता है। जो आयंस फॉर्म होंगे उनका फिर सेपरेशन जो होगा वो मास एनालाइजर में होता है। मास एनालाइजर का बेसिक फंक्शन यही होता है कि अलग अलग आयंस को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम अपॉन ई वैल्यू। इसके बाद जो रिलेटिव अबंडेंस है और एम अपॉन ई वैल्यू है अलग अलग आयंस की, ये डिटेक्टर हमें बताएगा। और जो डाटा सिस्टम है, जो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम होगा, ये जो भी डाटा डिटेक्टर से ये रिसीव करेगा उसकी हेल्प से ये हमको मास स्पेक्ट्रम ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट करके हमको दे देगा। और जो फिर हमें मास स्पेक्ट्रम मिलेगा उसके बेसिस पे हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, मॉलिक्यूलर आयन पीक के हेल्प से मॉलिक्यूलर मास और जो स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का वो हम बता सकते हैं। तो अब हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर की।
तो ये एक डायग्राम है, फिगर है, ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर की। इसमें अलग अलग कंपोनेंट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अब देखेंगे इसको। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है ये सैंपल इनलेट सिस्टम है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनको दूर दूर दिखाया गया है, मतलब ये वेपर फेस में है। जो सैंपल इनलेट सिस्टम होता है, यहाँ इसका पर्पस यही होता है कि मॉलिक्यूल्स को जो जिस भी फेस में है उसको गैसेस फेस में लेकर आना, वेपर फेस में लेकर आना। इसके बाद अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है ये होता है आयन सोर्स। आयन सोर्स में मॉलिक्यूलर आयंस का फॉर्मेशन होता है। जब सैंपल मॉलिक्यूल सैंपल इनलेट सिस्टम से पास होते हैं आयन सोर्स में, तो यहाँ पे इनका आयनाइजेशन होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, आयनाइजेशन मेथड, अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है मास एनालाइजर। एनालाइजर का पर्पस होता है कि पर्टिकुलर एम अपॉन ई की वैल्यू के जो आयंस है वो उससे पास हो जाए, और उससे हैवियर और उससे लाइटर जो हो वो पास ना हो पाए, और एक टाइम में एक ही तरह के आयंस को वो आगे जाने देता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करके हम अलग अलग आयंस को एक एक करके पास होने देते हैं, और डिटेक्टर सिस्टम जो होता है इसके बाद वो इन आयंस को डिटेक्ट करता जाता है। और जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है वो इनका एम अपॉन ई और अबंडेंस डिटेक्ट करके डाटा सिस्टम को प्रोवाइड कराता है, और डाटा सिस्टम हमको मास स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराता है। तो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसमें सबसे पहले सैंपल इनलेट सिस्टम है, इसके बाद आयन सोर्स सिस्टम है, फिर मास एनालाइजर है, उसके बाद डिटेक्टर सिस्टम है, और फिर लास्ट में डाटा सिस्टम है। तो अब इन कंपोनेंट्स को हम एक बार फिर से इनके जो फीचर्स हैं इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैंपल इनलेट और सैंपल हैंडलिंग सिस्टम देखने जा रहे हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो जो सैंपल मॉलिक्यूल्स होता है वो हमें जब हमें कोई भी सैंपल होता है वो वेपर फेस में चाहिए होता है, अगर हम उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से एनालाइज करना चाह रहे हैं। सैंपल इनलेट सिस्टम जो होता है ये लेबोरेटरी कंडीशंस में अंडर लो प्रेशर सैंपल को वेपर फेस में कन्वर्ट करता है। तो अगर जो कोई सैंपल सिस्टम जो है, सैंपल हमारा जो है वो पहले से ही वेपर फेस में है, तब तो हीटिंग की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर सैंपल लेस वोलेटाइल है तो उसको पहले हीटिंग करके वोलेटाइल फेस में लाया जाता है। अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो फिर डिसॉर्प्शन मेथड्स का यूज करा जाता है, जो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सैंपल इनलेट सिस्टम का क्या होता है कि जो रेट ऑफ फ्लो होता है सैंपल मॉलिक्यूल्स का टू द आयनाइजेशन चैम्बर, जो इसके बाद आयनाइजर जो पार्ट है उसमें जो मॉलिक्यूल को भेजे जाने का रेट है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वेरी करता है तो जो स्पेसिफिसिटी होती है मास स्पेक्ट्रम की वो वेरी करती है और हमारे रिजल्ट्स गलत आते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम देखने जा रहे हैं आयन सोर्स, या इसको आयनाइजेशन चैम्बर भी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सैंपल मॉलिक्यूल्स होंगे उनको आयंस में कन्वर्ट करा जाएगा। जो अलग अलग मेथड्स यूज करे जाते हैं आयनाइजेशन के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मेथड, ये जनरली यूज करा जाता है। इसके बाद केमिकल आयनाइजेशन मेथड, इसके बाद कुछ डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन मेथड्स होते हैं जैसे कि फैब, माल्टी और सिम्स। इन सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। एक और कैटेगरी होती है इसमें इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन एंड थर्मल स्प्रे आयनाइजेशन। अगर हम पर्पस की बात करें आयन सोर्स की, तो इसका पर्पस है आयंस को प्रोड्यूस करना और उनको एक्सेलरेट करना, सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कराना, ताकि वो मास एनालाइजर में किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर कर पाए। जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं आयनाइजेशन सिस्टम के, इसमें एक तो आयन सोर्स होता है, एक फिलामेंट सिस्टम होता है जो अलग अलग तरीके से जो हमने अभी देखे थे उनमें से किसी तरीके से मॉलिक्यूलर आयंस को प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ ही जुड़ी होती हैं कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स जो आयंस को एक्सेलरेट करती हैं और डायरेक्ट करती हैं टुवर्ड्स मास एनालाइजर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें कुछ एक्सेलरेटर प्लेट्स होते हैं और कुछ रिपेलर प्लेट्स होती हैं।
एसिलेटिंग प्लेट्स जो होती हैं ये आयंस को सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है एज अ फंक्शन ऑफ देयर मास। मतलब अलग अलग आयंस मास, जिनका मास अलग अलग होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी, और सेम तरह के मास के आयंस जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी लगभग एक जैसी होगी। रिपेलर प्लेट जो होती हैं ये आयंस को टुवर्ड्स एनालाइजर मूव कराती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखने जा रहे हैं, मास एनालाइजर और आयन सेपरेटर। जो मास एनालाइजर होता है इसमें जो आयन सोर्स था, जिससे पहले वाला कंपोनेंट था मास स्पेक्ट्रोमीटर का, वहां से आयन सेंटर करते हैं। तो मास एनालाइजर क्या करता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का मास एनालाइजर है, अलग अलग मैकेनिज्म की हेल्प से मास एनालाइजर मॉलिक्यूलर आयंस को और जो डॉटर आयंस हैं उनको मास टू चार्ज के रेशियो के हिसाब से सेपरेट करता है। तो जैसे कि मैंने कई बार बताया कि मास एनालाइजर का काम जो है वो सेपरेशन ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से अलग अलग आयंस को सेपरेट करने का पर्पस है एनालाइजर का। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं हम लोग मास एनालाइजर की, कि एनालाइजर का रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। रेजोल्यूशन अच्छा होने का मतलब है कि क्लोज मास टू चार्ज रेशियो वाली पीक्स भी डिटेक्ट करी जाए और आइडेंटिफाई करी पाए। मतलब अगर दो आयंस हैं और उनके मास में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है तो उनको भी अलग अलग डिटेक्ट करा जाए और उनको हम आइडेंटिफाई कर पाए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर एनालाइजर की है कि जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आयंस है वो फास्ट होना चाहिए। तो इसकी हेल्प से इस वजह से क्या होता है, जो पीक्स होती है उनकी अबंडेंस ज्यादा हो जाती है। तो अगर हाई रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आयंस रहेगा तो अबंडेंस ज्यादा होगी और पीक क्लियरली दिखेगी स्पेक्ट्रम में। और अगर आयंस का जो ट्रांसमिशन है उसका रेट कम हो जाएगा तो अबंडेंस भी कम हो जाएगा, यानी आयंस कम डिटेक्ट होंगे, और जिसकी वजह से उनकी जो पीक की हाइट होगी या जो अबंडेंस होगी वो कम हो जाएगी या नहीं दिखेगी हमें, तो हमें उस आयन का पता ही नहीं चलेगा। तो मास एनालाइजर की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान में रखनी है कि उसका रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए और रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आयंस जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, आयन कलेक्शन और डिटेक्टर सिस्टम की। तो जो आयन कलेक्शन या डिटेक्टर सिस्टम जो है ये क्या करता है, जो आयंस एनालाइजर से पास होकर के सेपरेट होकर के आते हैं तो उनको डिटेक्ट करता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से मास टू चार्ज रेशियो निकालता है और आयंस काउंट करके सिग्नल इंटेंसिटी की हेल्प से जो अलग अलग आयंस है उनके अबंडेंस को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। अलग अलग तरह के जो डिटेक्टर सिस्टम होते हैं जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज करे जाते हैं, इसमें फैराडे कप कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, फोटोग्राफिक प्लेट्स एक्सेट्रा यूज करी जाती हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर जो होता है कॉमनली यूज्ड डिटेक्टर सिस्टम होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम देखने जा रहे हैं, वैक्यूम सिस्टम। इसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं करी थी। वैक्यूम सिस्टम जो होता है ये बेसिकली जो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे मास स्पेक्ट्रोमीटर से, उनसे जुड़ा हुआ होता है। और ये तीन कंपोनेंट्स एक बार देख लेते हैं। पहले तो ये जो सेकंड कंपोनेंट था आयन सोर्स, उसके बाद एनालाइजर और डिटेक्टर सिस्टम। इन तीनों सिस्टम से वैक्यूम सिस्टम कनेक्टेड होता है और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम सिस्टम लो प्रेशर कंडीशंस को मेंटेन करा जाता है। तो जो स्पेक्ट्रोमीटर की एफिशिएंसी होती है, वर्किंग होती है, जो स्पीड होती है, वो वैक्यूम सिस्टम की वर्किंग पे डिपेंड करता है। पर्पस होता है वैक्यूम सिस्टम का ताकि आयन सोर्स में, एनालाइजर में आयंस लो प्रेशर की वजह से आयंस दूर दूर रहें, और अगर ये दूर दूर रहेंगे तो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, एसोसिएट नहीं होंगे, एग्रीगेशन में नहीं जाएंगे, और जिसकी वजह से जो मास स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हमें ज्यादा क्लियर मिलेगा, ज्यादा अच्छा मिलेगा। नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर जैसे दे रहे हैं कि हाई वैक्यूम कंडीशन होती है 10⁻⁻⁶ टॉर की कंडीशंस ये जल्दी से अटेन कर ले। तो अगर ऐसा है तो वैक्यूम सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा और जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर है इसकी वर्किंग भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद लास्ट कंपोनेंट जो डाटा सिस्टम बात कर रहे थे,
तो जितने भी मास स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं उनके साथ एक डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होता है, और इसका पर्पस होता है जो भी डिटेक्टर से डाटा आ रहा है उसको रिसीव करना और उसे एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना, जिसको हम मास स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात करी है। तो जो डाटा सिस्टम है ये हमें मास स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराता है, और जिसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें जो पर्टिकुलर कुछ आइसोटोप्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनको हम डिटेक्ट कर पाते हैं। थैंक यू।